हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज या कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो, अल्टीमेटली वो कैसे टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कैसे एनर्जी बनाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें बात करनी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटना और एनर्जी बनाना, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। अब बिफोर गोइंग ऑन टू कि ग्लूकोज कैसे टूटेगा एनारोबिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में, राइट, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती किस किस में, राइट। तो सबसे पहला जो हमें एग्जांपल देखना है वो देखना है यीस्ट का, राइट। यीस्ट आप लोगों को पता होगा, यीस्ट क्या होते हैं? यीस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई। क्या होते हैं यीस्ट? यूनिसेलुलर फंजाई। बहुत सारे यीस्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमें जो यीस्ट की बात करनी है वो कौन सा यीस्ट है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, राइट। ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट क्या करता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल बनाता है और CO2 बनाता है। अब क्योंकि ये अल्कोहल बना सकता है तो इसका काम अल्कोहल इंडस्ट्री में भी होता है, राइट। अब क्योंकि ये CO2 बनाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन करके तो इसका काम बेकिंग इंडस्ट्री में भी होता है, राइट। तो ये जो यीस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका कमर्शियल यूज होता है काफी। उसके बाद हमें बात करनी है बैक्टीरियाज की। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसका है? लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या किस चीज में हेल्प करते हैं? कर्ड बनाने में। ये लोग क्या करते हैं? मिल्क में जो शुगर्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में, राइट। जिससे मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्टीमेटली मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में, राइट। अब थर्ड जो हमें एग्जांपल देखना है वो देखना है ह्यूमंस का। हम ह्यूमंस में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्या? बताओ। ह्यूमंस में नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। लेकिन अगर आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल सेल्स में क्या हो जाती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। भाई जब आपने विग्रस एक्सरसाइज करना शुरू की तो आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। जब उनको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें चाहिए तो उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता, वो ग्लूकोज को कैसे तोड़ते हैं? एनएरोबिकली। और क्या करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ह्यूमंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्या, तो आपका आंसर होगा यस, होती है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में होती है, जैसे कि मसल सेल्स में होती है जब आप क्या करते हो? विग्रस एक्सरसाइज, राइट। तो ये बात हुई कुछ एग्जांपल्स की जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता कैसे है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता कैसे है ये देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कैसे टूट रहा था? एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज जाया था ग्लाइकोलाइसिस में, फिर लिंक रिएक्शन हुई, फिर क्रेब्स साइकिल हुई, फिर ईटीएस हुआ। ये चार चीजें हुई। जब ग्लूकोज एनएरोबिकली टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ना तो लिंक रिएक्शन होगा, ना क्रेब्स साइकिल होगा, और ना ही ईटीएस होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि अल्टीमेटली एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है। देखो, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता था तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस में जाता था तो किसमें टूट जाता था? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें क्या बनते थे? दो NADH पॉजिटिव। ये दो NADH पॉजिटिव क्या करते थे? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ETS करते थे, राइट। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देते थे? इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कैरियर्स को। एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर इलेक्ट्रॉन जाते थे
और अल्टीमेटली किसको मिल जाते थे? ऑक्सीजन को। और अल्टीमेटली ये जो NADH पॉजिटिव था ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? NAD पॉजिटिव। ये NAD पॉजिटिव बाद में फिर कहाँ चले जाते थे? ग्लाइकोलाइसिस में यूज होने। राइट राइट। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो अल्टीमेटली ये सारा जो ETS है ये भी नहीं होगा और NADH पॉजिटिव NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब अगर NAD पॉजिटिव नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस भी सारा रुक जाएगा। क्यों? देखो, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है। इस स्टेप में हमें क्या चाहिए? NAD पॉजिटिव। अगर इस स्टेप में आप लोग NAD पॉजिटिव नहीं दोगे तो अल्टीमेटली ये स्टेप नहीं होगा और ग्लाइकोलाइसिस यहीं पे रुक जाएगा। तो NADH पॉजिटिव से NAD प्लस वापस बनना बहुत जरूरी होता है ग्लाइकोलाइसिस के चलने के लिए। राइट। तो नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि NADH पॉजिटिव कहाँ जाते हैं? ETS में। और उनके इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ऑक्सीजन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? NAD पॉजिटिव में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ETS हो नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। तो राइट। तो अल्टीमेटली फिर NADH पॉजिटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये हमें देखना है। राइट। NADH पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव, है ना, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे होता है ये हम देखते हैं। राइट। देखो बहुत सिंपलर होता है। नेचर ने क्या किया कि जैसे ग्लूकोज था ये वही ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्या बन गए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अल्टीमेटली बने 2 NADH पॉजिटिव। अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ये NADH पॉजिटिव ETS में तो जा नहीं सकते और अल्टीमेटली NAD प्लस नहीं बना सकते। तो नेचर ने क्या किया? इन NADH पॉजिटिव के हाइड्रोजन किसको दे दिए? NADH पॉजिटिव के हाइड्रोजन किसको दे दिए? पायरुवेट को। किसको दे दिए? पायरुवेट को। राइट। और पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में। और अल्टीमेटली ये जो NADH पॉजिटिव थे ये किस में कन्वर्ट हो गए? NAD पॉजिटिव में। अब ये NAD पॉजिटिव वापस कहाँ जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस अनइंटरप्टेडली चलती रहती है। राइट। समझ में आई बात? राइट। तो इस टाइप की एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखो लास्ट में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक और होती है, उसे क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि उसके लास्ट में अल्टीमेटली क्या बनता है? इथेनॉल, जो कि क्या होता है? एक टाइप का अल्कोहल। वो कैसे बनता है? भाई वही ग्लूकोज टूटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, 2 NADH पॉजिटिव बने। अब ये 2 NADH पॉजिटिव ETS में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो अल्टीमेटली ये NADH पॉजिटिव NAD प्लस में नहीं कन्वर्ट हो सकते। राइट। तो नेचर ने क्या किया? ग्लूकोज को तोड़ा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड से क्या निकाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? एसिटल्डिहाइड को। और ये जो NADH पॉजिटिव के हाइड्रोजन है ये किसको दे दिए? एसिटल्डिहाइड को। अल्टीमेटली एसिटल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में। और NADH पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया? NAD पॉजिटिव में। अब ये NAD पॉजिटिव वापस कहाँ जाएंगे? ग्लाइकोलाइसिस में। राइट। यूज होने। और इसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस अल्टीमेटली चलता रहेगा। राइट। ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो दिस वाज ऑल अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वैसे तो अल्टीमेटली क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस को भी चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? NADH पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव बनाने की। राइट। तो हम NADH पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव बनाते हैं या तो इसके हाइड्रोजन्स देके पायरुविक एसिड को, राइट, या इसके हाइड्रोजन्स देके एसिटल्डिहाइड को। किसको? एसिटल्डिहाइड को। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब एक और बात हमें करनी है इस चीज में, नेट ATP गेन की। भाई ग्लाइकोलाइसिस में ATP कैसे बनते थे? दो तो नेट ATP बनते थे और फिर ये NADH पॉजिटिव ETS में जाते थे तब कुछ ATP बनाते थे। अब ये NADH पॉजिटिव ETS में तो जाके कोई ATP बना नहीं रहे हैं क्योंकि ETS में ये जाते ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। तो इसमें नेट गेन कितना हो गया? सिर्फ यही वाले ATP, 2 ATP।
राइट। ऐसे ही अल्कोहलिक में होता है, राइट। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से नेट एटीपी कितने बनते होते हैं, 2, है ना। उसके अलावा कैसे एटीपी बनते थे, ये एनएडीएचएच पॉजिटिव कहाँ जाता था, ईटीएस में, और क्या बनाता था, एटीपी। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ये ईटीएस में जाके एटीपी नहीं बनाएगा, तो नेट एटीपी वही होंगे जो यहाँ पे बन रहे थे। एनएडीएचएच पॉजिटिव से कोई एटीपी नहीं बनेगा। तो चाहे ग्लूकोज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू टूटे, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू टूटे, बनते कितने एटीपी हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी, राइट। सो जब ग्लूकोज एनएरोबिकली ब्रेक होता है तो कितने एटीपी बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी, राइट। चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू हो, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू हो। लेकिन ग्लूकोज जब एरोबिकली टूटता है, ए लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं। जब ग्लूकोज एरोबिकली टूटता है तो कितने एटीपी बनते थे, बताओ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 38 एटीपी। तो ये आप देखो कितना डिफरेंस है। अगर एनारोबिकली टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, लेकिन एरोबिकली टूटता है तो कितने एटीपी बनते हैं, 38, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें जो आगे बात करनी है वो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की करनी है। कुछ भी नहीं होता, ये एक रेशियो होता है, किसका, कितनी CO2 इवॉल्व हुई है अपॉन कितनी CO2 लगी है, उसका रेशियो होता है। भाई इसका जो अमाउंट है ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन टूट रहा है। कोई कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, राइट, या कोई प्रोटीन टूट रहा है, राइट, या कोई फैट टूट रहा है, या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, राइट। इस चीज पे डिपेंड करता है आरक्यू। अगर कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं, ये नेट रिएक्शन है ग्लूकोज के टूटने की। ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए और 6 ऑक्सीजन ही लगे, तो आरक्यू क्या हो गया, 1। तो कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू कितना होता है, 1, राइट। उसके बाद हमें बात करनी है फैट्स की। ये ट्रिप्लामेटिक एसिड होता है, एक फैटी एसिड, उसके ब्रेकडाउन की नेट रिएक्शन दी हुई है। इसमें कितने ऑक्सीजन लगते हैं, 145। कितने CO2 रिलीज होते हैं, 102। तो अल्टीमेटली आरक्यू कितना आता है, 0.7। तो फैट्स का आरक्यू कितना होता है, 0.7। तो याद कैसे रखोगे, F फॉर फैट्स, इसको उल्टा किया क्या बन गया, 7। तो फैट्स का आरक्यू कितना होगा, 0.7। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स का आरक्यू होता है 0.9। कैसे याद रखोगे, P फॉर प्रोटीन, P लिख लिया, इसको उल्टा किया क्या बन गया, 9। तो फैट्स का आरक्यू, सॉरी, प्रोटीन्स का आरक्यू कितना होता है, 0.9। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो कोई यूज नहीं होता, तो ऑक्सीजन तो 0 हो गया। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा, इंफिनिटी। एक और बच गया, कौन से, ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। ऑर्गेनिक एसिड्स का आरक्यू क्या होगा, ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे, राइट। जो सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे। सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये एंड होता है, राइट। पूरा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दिस वाज द लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर में से जितने भी आपके लास्ट 4 to 5 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग करेंगे। सो अभी तक मैंने जितना भी कराया इस चैप्टर में उसको पढ़ के आना, राइट। जितना भी क्या कराया पूरा ही चैप्टर करा दिया है, उसको पढ़ के आना, ताकि PYQs तुम्हारे हो पाए और अल्टीमेटली तुम्हें कॉन्फिडेंस आ पाए। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।